तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को 2023 के कुल जो है 2 सेट आपको सॉल्व करा दिए हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम जो है सेट नंबर 3 जो है सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में अपने मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, आप सभी को पता है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, पहले का पार्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक स्थिर आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 एक त्वरित आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 अनावेशित कण द्वारा। मैंने आप सब लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 1 शॉर्ट क्लास भी दी है और मैंने आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण याद करने के लिए बोला था। उसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी भी है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक गुण और बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश के वेग से चलती हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस वेग से चलती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खा पार्ट की प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। आप सभी लोग जानते हो कि प्लांक नियतांक, पहले का ये खा पार्ट है, प्लांक नियतांक को h से व्यक्त करते हैं जिसका मान 6.62 × 10⁻³ कितना होता है भैया, -34 और मात्रक होता है जूल सेकंड। क्या होता है, जूल सेकंड। अब आप सभी लोगों को पता है कि जूल होता है कार्य का मात्रक और आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल × विस्थापन, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ बताओ, अगर मात्रक प्लांक नियतांक का जूल सेकंड है तो इस जूल के स्थान पर बल × विस्थापन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, जूल के स्थान पर, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल भी होता है। और यहाँ पर देखा जाए कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर भी होता है। तो हम कह सकते हैं जूल के स्थान पर हम बल × विस्थापन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। बल और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में दूरी नहीं दी गई है तो हम यहाँ पर क्या, विस्थापन नहीं दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं, दूरी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जूल के स्थान पर बल × दूरी आप लिख सकते हो, और सेकेंड समय का मात्रक होता है तो इसके स्थान पर समय लिख सकते हैं। तो इन्होंने यही चीज़ कहा था कि ये बताइए कि बल नियतांक, ये जो प्लांक नियतांक है इसकी विमा किसके समान है। तो ऑप्शन नंबर 4 बल × दूरी × समय इसकी विमा के समान होगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। चलिए ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत वाहक बल E1 = E2, एक समान विद्युत वाहक बल E1 = E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 = R2 की 2 आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प सही होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सेलों का संयोजन पढ़ा है, ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। उसमें बताया गया है कि जब 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान होता है। उसी तरीके से जब 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके जो विद्युत वाहक बल होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी जो विद्युत वाहक बल होते हैं यानी E1 = E2 वो आपस में बराबर होते हैं। तथा साथ ही में एक कंडीशन और याद रखिएगा कि जो दोनों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक, जैसे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R है तो दोनों सेलों के अलग अलग आंतरिक प्रतिरोधों से कुछ कम होता है। अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 है ना, और R2 से क्या होता है, कम होता है। ये तुल्य प्रतिरोध R है, इसका मान दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों से कुछ कम होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये समांतर क्रम के लिए कंडीशन होती है कि जब 2 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके विद्युत वाहक बल आपस में बराबर होते हैं और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से कुछ कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है उसमें बताया गया कि विद्युत वाहक बल भी बराबर है, साथ ही में जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, वो R1 और R2 से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण करने का मतलब डोपिंग की क्रिया की जाती है,
ठीक है। जब अर्धचालक में कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने, मैंने आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ाया भी है, ठीक है, अर्धचालक जो चैप्टर है। और अर्धचालक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएन संध्या डायपोल, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर बात ये पूछी गई है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, मतलब डोपिंग की जाती है, तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है भाई? शून्य हो जाती, घट जाती, बढ़ जाती, वही रहती है। तो मैंने बताया कि बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन अंगा पाठ। एक ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा को इन्होंने IE से व्यक्त किया है, संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB होने पर। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस नहीं, लेकिन आपको हम बता दें कि जो उत्सर्जक धारा होती है जिसको हम IE से लिखते हैं, वो जो होती है संग्राहक धारा से क्या होती है? ज़्यादा होती है। संग्राहक धारा को IC से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, IC का मान IE से कुछ कम होता है, ठीक है। IC का मान क्या होता है? IE से कम होता है, अर्थात IE उत्सर्जक धारा जो होती है वो IC से अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर नामक टॉपिक ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए चा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सही तत्व को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसको धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अमीटर से मापते क्या है? 4 क्या 6 बातें। अमीटर से मापते क्या है? धारा। अमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ये 3 बातें दिमाग में बैठा लीजिए। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अनंत का मतलब अधिक से अधिक वैल्यू। अब ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अगर आपको मैंने जो 6 बातें बताई हैं कि अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अमीटर से हम क्या करते हैं? अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अमीटर से धारा को मापा जाता है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ये 6 बातें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक। चलिए इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड बा की ओर, ठीक है। अब खंड बा में 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, अच्छी तरीके से इनको समझिएगा। खंड बा में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। खंड बा, ठीक है। खंड बा 2 का पार्ट, 2 के का पार्ट में क्या दिया गया है? यदि एक परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव 1 नंबर का सूत्र लगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आयनन विभव जब भी ज्ञात करना हो तो आयनन विभव का सूत्र होता है माइनस मूल जो आपको ऊर्जा दी गई, जैसे इसमें दिया गया मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप बताओगे आयनन विभव बराबर होता है मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जितनी भी हो माइनस लगा करके, तो वो भी माइनस में दी गई है, तो 2 बार माइनस हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई, बटे में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 54.4 और कितना आ जाएगा? वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनन विभव होगा वो 54.4 होगा। जब भी आयनन विभव निकालना होगा तो आपको क्या करना है? मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा दी गई है माइनस की वो लिखना, और बटे में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश भाग कर देना, आपको आयनन विभव पता चल जाएगा। ये सूत्र होता है 1 नंबर का, याद रखिएगा, ठीक है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है दूसरे का खा पार्ट। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस इस तरीके से होगा, इसके पहले देखिए ऐसे होगा,
पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर की ओर तो होगी, तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी। तो जब भी अवतल लेंस की बात होगी तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो ऋणात्मक होगी, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी, वो धनात्मक होगी। बस इतनी बात याद रहेगी तो न्यूमेरिकल में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो इन्होंने कहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 है, तो पहली R1 हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, R2 का मान हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब बात ये की जा रही है अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5 है। आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। सूत्र सभी लोग जानते हो, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बताइए कितना सिंपल। तो 1/f बराबर n के स्थान पर 1.5 माइनस 1/r1 की बात करें तो 30 है, वो भी ये माइनस का है, और R2 की बात करें तो R2 का मान प्लस का 30 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/f बराबर 1.5 से 1 जाएगा, तो बताइए 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? एलसीएम हम दोनों का हर समान है, एक एलसीएम ले लेंगे। यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुणे में -2/30, ऐसा है ना। अच्छा, इसके नीचे 1 माना जा सकता है, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए, ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंची 10, और 5 से ये 5 कैंसिल। 1/f बराबर आपका बचा माइनस का 1/30। कैंची गुणा करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस ही था तो फोकस दूरी तो ऋणात्मक आनी ही थी, आ गई। आंसर हमारा 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है आपको हम बता दें। जैसे यहाँ पर आपके सामने हम बात करें, एक नाभिक ले लें 2He4 हम ले लिए, हीलियम नाभिक ले लिए। अब इसमें आप देख सकते हो ये जो 2 है इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, और इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो इन्होंने कहा है कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है या परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है। अगर हम नाभिक की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या को हम ए से लिखते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? नाभिक की द्रव्यमान संख्या को ए से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या को जेड से लिखा जाता है। तो सूत्र होता है ए बराबर n प्लस जेड, जहाँ जेड क्या होता है, जहाँ जेड जो होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, n क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, तथा अगर हम बात करें यहाँ पर परमाणु क्रमांक, देखिए बोला गया है कि परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। जबकि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को हम जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। जो किसी नाभिक में परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, जबकि किसी नाभिक में जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या बोले या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले बात एक ही है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को ऐसे ही आना चाहिए। नाभिक का वर्गीकरण मैंने आप लोगों को पिछले सेट में पढ़ाया है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है घ पाठ, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। संलयन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जैसे 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, हम अगर बात करें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जब क्या करते हैं
हम कह सकते हैं जब दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के गतिशील होकर के क्या करते हैं, संलयित होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, वह क्रिया नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जैसे हम एक समीकरण आपके सामने लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 नंबर में केवल पूछा है समीकरण, तो आप देखिए पहले इसका आप उत्तर कैसे लिखोगे, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 ड्यूट्रॉन है हमारे पास, 1s2 प्लस 1s2, ये संलयित हुई तो एक बड़े नाभिक का निर्माण हुआ 1s3, जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्राइटियम कहते हैं। आई बात समझ में। और प्लस 1h1, यहाँ पर देखिएगा 1s3 निकला, ये 1h1 निकलेगा, और प्लस ऊर्जा भी निकलती है। इस सब क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सबसे सरल उदाहरण है नाभिकीय संलयन का। इसमें 2 नाभिक हल्के नाभिक संयुक्त हुए हैं, ड्यूटीरियम का संयोग हुआ है, ठीक, और संलयित होकर के एक बड़े नाभिक ट्राइटियम का निर्माण करते हैं। इस सब क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। इन्होंने एक समीकरण देने के लिए ही बोला था नाभिकीय संलयन, तो आपको ज़्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्रिया लिखोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखोगे मिलना 1 ही नंबर है, समीकरण लिखो या पूरी परिभाषा, ठीक, फिर आगे के क्वेश्चनों में आपका समय कम बचेगा। तो जितना प्रश्न में बोला जाए उतना ही लिखिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अंगा पाठ देखिए, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा निकालिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी है। 2 वोल्ट, V बराबर आपको दिया गया है 2 वोल्ट, कितना दिया गया, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता दी गई है, 10 माइक्रोफैरड। इसको लिख सकते हो 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैरड, तो C बराबर इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -5 फैरड। देखिए इसकी पावर 1 है, आधार समान है, -5 फैरड। अब ऊर्जा निकालना है तो आप संधारित्र की ऊर्जा होती है ½ CV² होती है 1/2। C का मान कितना आया, 10 की घात -5। V का मान कितना आया, 2 का करना है हमें स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो U बराबर आ गया 2 × 10 की घात -5 जूल। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपके खंड बा के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड सा की ओर, ठीक है, खंड सा की ओर। खंड सा में जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 2-2 मार्क्स के आते हैं। जैसे तीसरे का पाठ देखिए, लिखा प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब इन्होंने कहा कि जो न्यूटन प्रति कूलम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, इन्होंने कहा सिद्ध करो कि न्यूटन प्रति कूलम जो है, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम मात्रक निकल के आता है। और आपने विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा है, E बराबर ΔV/ΔX। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर। देखो V का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ पर दोनों मात्रक हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मात्रक किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। लेकिन ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि के हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, आप इसी मात्रक से उस मात्रक को बना दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है न्यूटन। अब देखिए कार्य बराबर, आप लोगों ने पढ़ा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अच्छा, बल बराबर निकालेंगे या F बराबर निकालेंगे तो W/S लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप कहोगे लिखा जा सकता है। तो इस न्यूटन के स्थान पर हम लिख सकते हैं जूल प्रति मीटर। क्यों, क्योंकि बल बराबर होता है कार्य बटे विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर और कार्य का मात्रक जूल, तो जूल प्रति मीटर लिख सकते हैं, बटे में कूलम है तो कूलम लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव की परिभाषा से पढ़ा है, V बराबर होता है W/Q। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ से अगर हम W का मात्रक निकालेंगे तो ये VQ हो जाएगा कि नहीं, तो W का मात्रक जूल भी होता है और W का मात्रक देखो V और Q मतलब वोल्ट और गुणे में कूलम। तो हम यहाँ पर देखिए इस मात्रक के स्थान पर जूल के स्थान पर लिख सकते हैं वोल्ट कूलम। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट कूलम, क्योंकि विभव और आवेश का गुणनफल ही तो जूल होता है। और बटे में कितना है, देखो प्रति लगा है मीटर
और बटे में आपका पहले से ही कूलाम है कि नहीं है, तो आप कहोगे कूलाम से कूलाम कैंसिल। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो है न्यूटन प्रति कूलाम को ओल्ड प्रति मीटर में व्यक्त कर दिया। देखो न्यूटन प्रति कूलाम से ओल्ड प्रति मीटर ले आए कि नहीं। अतः ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक, अतः ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक, एक ही भौतिक राशि। और भौतिक राशि मैंने अभी बता दिया कौन सी भौतिक राशि है भैया, एक ही भौतिक राशि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, लिख लेना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। स्क्रीनशॉट लेना भैया जल्दी से लीजिए। तो चलिए अब हम इसे रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसे रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि 200 वोल्ट के विभव पर एक बिंदु से 250 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी आती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत विभव वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले एक बिंदु पर देखिए आपको विभव दिया गया है, इसको हम VA मान लेते हैं, 200 वोल्ट दिया गया है। फिर एक दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव दिया गया है, इसको VB लिख लेंगे, 250 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि 10 जूल की कमी होती है, मतलब W बराबर दिया गया है 10 जूल, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि ये बताइए आवेश का मान कितना होगा। आपने पढ़ा है वैद्युत विभवांतर, जिसको ΔV से लिखते हैं, ΔV बराबर होता है W/Q। वैद्युत विभवांतर जो होता है वो आपका होता है मतलब ΔV के स्थान पर VB माइनस VA, मतलब दूसरे बिंदु पर विभव माइनस पहले बिंदु पर विभव बराबर W/Q। अब दूसरे बिंदु पर विभव कितना है, आप कहेंगे 250। पहले बिंदु पर विभव कितना है, आप कहेंगे 200 बराबर W का मान आपको पता है 10 जूल। आवेश का मान निकालना है, 250 से 200 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 बराबर 10/Q। Q बराबर निकालेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 50, ये काट देंगे तो आ जाएगा 1/5। 1/5 को ले सकते हैं 0.2 कूलाम, तो आवेश कितना हो जाएगा 0.2 कूलाम। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब खा के बाद हम बढ़ेंगे गा पार्ट की ओर। कितने आसान क्वेश्चन है भाई। गा पार्ट में बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखी हैं। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की टोटल तो 3 कमियां हैं। आप कॉपी पेन उठाइए, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर हम पहली बात करें तो उन्होंने ये बताया था कि परमाणु अस्थिर होगा, जबकि आप सभी को पता है कि परमाणु वास्तव में ऐसा है नहीं। तो पहली कमी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये थी कि उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो अस्थिर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार दूसरी कमी की बात करें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इन्होंने निश्चित की ही नहीं। सबसे बड़ी कमी तो ये थी इनकी। तो इस तरीके से 2 कमियां हो गई। लेकिन एक कमी और भी आप लिख सकते हो कि इन्होंने बताया था इनके परमाणु मॉडल के अनुसार कि जो परमाणु होना चाहिए, परमाणु स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, ठीक है। जबकि प्रयोग करने पर सतत के स्थान पर स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती हैं। ये इनकी तीसरी कमी थी। तो आप इस तरीके से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिख सकते हो। 2 कमियां पूछी गई तो पहली कमी यही लिख दीजिएगा कि जो है परमाणु अस्थिर रहेगा, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। और दूसरी कमी ये है, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की, कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये 2 कमियां हो गई, ठीक है। कॉपी पर उठा करके लिख लीजिए भैया, ठीक है, या सुन के अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं घा पाठ की ओर। अब घा पाठ में ये पूछा जा रहा है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा दीजिए, कार्यफलन। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, निरोधी विभव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो कायदे से याद कर डालो, एक डेफिनेशन आना। अब देखो 2 नंबर में पूछी गई। कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, ठीक है। क्या कहोगे, कार्यफलन में ये कहोगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वह क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। कार्यफलन बराबर क्या होता है, h/0 होता है, ठीक है। जहां
जो न्यू नॉट होता है इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। न्यू नॉट बराबर होता है c अपान लैम्डा नॉट, जहाँ लैम्डा नॉट होता है देहली तरंग दैर्ध्य। इस सूत्र में ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ w बराबर सूत्र आ जाएगा h न्यू नॉट के स्थान पर लिख सकते हैं c अपान में लैम्डा नॉट। तो चाहे कार्यफलन का ये सूत्र लिखो और चाहे कार्यफलन का ये सूत्र लिखो। अगर हम कार्यफलन के मात्रक की बात करें, कार्यफलन के मात्रक की, तो एक मात्रक तो जूल जानते ही आप लोग, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, और दूसरा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। कौन सा मात्रक होता है भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है। तो क्योंकि कार्यफलन ने बताया हमने कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन क्या है? एक प्रकार की न्यूनतम ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल तो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। तो कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? एच न्यू नॉट या एच सी अपान लैम्डा नॉट। इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आया है। यहाँ पर एच क्या होता है? एच जो होता है इसको कहते हैं प्लांक नियतांक, अभी मैंने आपको बताया। और इस प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है सभी को आनी चाहिए, नहीं तो जो पेपर आपको मिलेगा वो आपको पीछे इसमें ये वैल्यू लिखी मिल जाती है। 6.62 गुणे 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये प्लांक नियतांक का मान होता है। मात्रक जरूर याद रखिएगा, स्पेशल रूप से कहीं कहीं पर 6.63 भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को सेट नंबर जो है 3 सॉल्व कराना शुरू किया, और सेट नंबर 3 के जितने भी 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्न थे वो सारे सॉल्व करा दिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास आप पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।